सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम मनीष है वैसे, लेकिन ओबियसली लोग मैं अपना जो चैनल है वो मेरा मैक के नाम से है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ड्यू एलएलबी की तैयारी ज़ोरों ज़ोरों से चल रही है और आप भी इसकी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, इसका मुझे पूरा जो है भरोसा है। तो उसी के लिए जो है अब जो मेरी इस यूट्यूब चैनल पे एलएलबी के रिगार्डिंग जो है वीडियोस अपलोड होंगी और कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियो ही अपलोड होंगी, फालतू की वीडियोस मैं अपलोड नहीं करूँगा, ठीक है। तो उसी की सीरीज़ में जो आज का जो मेरा थीम है वो है आपका क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। देखो, हर एक क्वेश्चन पेपर कुछ ना कुछ कहता है, ठीक है। और कुछ ना कुछ कहता है तो उसका मतलब ये होता है, देखो हम क्वेश्चन पेपर जो हम 5 साल या 4 साल के हम जो है रिवाइज करते हैं, उससे ये पता चल जाता है कि आपका कितना पार्ट जो है पॉलिटी से आया हुआ है, कितना पार्ट आपका जो है आपका पॉलिटी हो गया, लॉ हो गया, लीगल सेक्शन हो गया, आपका रीजनिंग सेक्शन हो गया, ठीक है, इंग्लिश सेक्शन हो गया, मैथ्स का हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है यही बताती है कि आपको इस क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने से यही पता चलता है, ठीक है ना। तो उसी के लिए मैं आपकी कुछ हेल्प करना चाहता हूँ। उस हेल्प के रिगार्डिंग आपको जो है मैं क्वेश्चन पेपर सीरीज़ के नाम से जो है इस यूट्यूब चैनल पे जो है आपके लिए चलाऊँगा, जिसमें मैं आपसे जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कशन करूँगा और उसके रिगार्डिंग और क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी आप जो है ज़रूर नोट करना, अपना कॉपी पेन निकाल लो और जो जो चीज़ मैं आपसे बोलूँ आप जो है उसी के हिसाब से करते जाना है, ठीक है। तो क्या हम स्टार्ट करें? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन किस तरीके से है, मैंने सिर्फ उसी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही जो है क्वेश्चन पेपर में से निकाला है जो काम की चीज़ है। जैसे अगर आपको पता है कि करंट अफेयर जो होता है हर साल के अलग अलग होते हैं, उस साल के रिगार्डिंग जो भी जो घटना घटी होती है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में जो है आपका करंट अफेयर जो है पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने करंट अफेयर को इसमें नहीं लिया है, सिर्फ वही इम्पॉर्टेंट चीज़ को लिया है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हेन वाज आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन इंसर्ट इन द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता होना चाहिए कि 21 ये जो है आर्टिकल वो एजुकेशन के रिगार्डिंग बात करता है, ठीक है, जिसमें हमें जो है ये पता होना चाहिए कि कितने से कितने साल के बच्चों को जो है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लो, 6 to 14 ईयर स्टूडेंट जो है उनको जो है एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो इस आर्टिकल को किस अमेंडमेंट के थ्रू जो है लाया गया, वो था आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। बट आपसे अमेंडमेंट पूछा नहीं गया, आपसे साल पूछा गया कि किस साल इंसर्ट हुआ। तो ओबियसली जब 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 है तो ओबियसली 2002 ही इसका जो है आंसर होगा, क्योंकि इसी साल जो है इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो इसका मतलब 21 ए है, तो इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि ये आपका फंडामेंटल राइट है? हाँ जी, बिल्कुल है। तो इसका मतलब राइट टू एजुकेशन आपका जो है एक फंडामेंटल राइट है। ओके, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन ये कहता है हाउ मैनी मेंबर कैन बी प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड टू दी राज्यसभा। यानी राज्यसभा में जो है कितने मेंबर को जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो इसका जो आंसर है वो है 12, और आप सबको भी पता ही होगा इसका आंसर जो है 12 है। अच्छा, लोकसभा में कितना नॉमिनेट करता था? मैं ये जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ करता था, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो अमेंड किया गया है एंग्लो इंडियन को, जो लोकसभा से जो है हटा दिया गया है, तो आप उसको ज़रूर नोट कर लेना कौन से अमेंडमेंट के थ्रू। तो 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है उसको क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। अब एंग्लो इंडियन की जो है लोकसभा में नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए बट राज्यसभा में तो है, तो राज्यसभा में कितने होते हैं? ओनली 12, ठीक है, गुड। अगले पे बढ़ते हैं, कहता है हु डिसाइड ऑन द इशू वेदर अ बिल इज़ मनी बिल और नॉट। भाई एक ही बंदा है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी ये जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है यही बताता है कि
कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा बिल मनी बिल नहीं है। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा है, और आपको अब स्पीकर ऑफ लोकसभा है तो इसका मतलब है आपको इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन ये भी याद होने चाहिए कि जॉइंट सिटिंग किसके थ्रू की जाती है, उसकी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ओब्वियसली स्पीकर ऑफ लोकसभा ये होता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन से बनते हैं आपके जो है, थोड़ा सा ये पढ़ लेना स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है ना, अब स्पीकर ऑफ लोकसभा हो गया तो हम चेयरमैन कैसे भूल सकते हैं राज्यसभा को, तो प्लीज़ आप उसको भी एक बार ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, अगर आपको पता है चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट कौन सा है तो ऑब्वियसली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है ना, ओके, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज नॉट अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इनमें से कौन है जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहा। ओबियसली नॉट अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं था। तो आपका क्या आंसर हो सकता है इसमें से, तो आपको क्या पढ़ना है, आपको जो है लिस्ट दी होगी या आप गूगल पे सर्च मारिए और जो है आपको उसमें ये पता चल जाएगा कि कितने कौन कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और कौन कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है। ठीक है, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, तो इसका आप आंसर जो है दे सकते हैं। मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, आपके हिसाब से कौन है तो आप ज़रूर इसमें कमेंट करें। ठीक है ना, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्हेन अ कन्विक्ट इज अ टेम्पररी रिलीज फ्रॉम द पर्सन फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड व्हाट कॉल्ड, यानी जब कोई कन्विक्ट यानी किसी दोषी को टेम्परेरी यानी कुछ टाइम के लिए, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रिलीज़ किया जाता है, फिक्स पीरियड के लिए रिलीज़ किया जाता है, उसको क्या कहते हैं। तो देखो कन्विक्ट है इसका मतलब वो दोषी है, यानी उस पर ऑलरेडी यानी वो प्रूफ हो गया कि वो एज अ इनोसेंट तो है नहीं, वो दोषी है। और दोषी को यानी जब वो जेल में चला जाता है उसके बाद जब वो कुछ टेम्परेरी पीरियड के बाद बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं पे रोल। ठीक है, और जब उसका जो है जैसे एफआईआर होने के बाद, ठीक है, और जब उसके रिगार्डिंग जो है क्या चल रहा हो, यानी इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, उस समय जो है उसको जो रिलीज़ किया जाता है उसको बेल के थ्रू रिलीज किया जाता है। ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए एंटीसिपेटरी बिल क्या होता है, तो प्लीज़ आप उसे भी जो है गूगल बाबा से जो है ढूंढ कर निकाल कर आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड बाय इंडिया, यानी अमेंडमेंट का प्रोसीजर जो है कौन से कंट्री से लिया गया भाई साहब, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, तब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस से क्या लिया गया है। ठीक है ना, एंड यूनाइटेड स्टेट यूएसए से क्या लिया गया है, जर्मनी से क्या लिया गया है। ठीक है ना, तो उसकी एक लिस्ट आप बना लीजिए और आप जो है उसको एक बार ज़रूर आपके माइंड में बिठा लेना। ठीक है, अब अगला कहता है हाउ मैनी लैंग्वेज आर देयर इन द इंग्लिश इंडियन, यानी इंग्लिश शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कितने लैंग्वेज हैं, तो ऑब्वियसली आप सबको पता ही होगा कि अब हमारे उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज है, क्योंकि रिसेंटली जो है 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जो है 4, ठीक है 4 आपका जो है लैंग्वेज ऐड किया गया है, और वो 4 लैंग्वेज कौन से हैं, पेपर में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो उन 4 लैंग्वेज को जो है आप ज़रूर अपनी कॉपी में नोट कर लेना ताकि आपको जो है हेल्प हो जाए। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला कहता है द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शैल बी कंसिस्ट, यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इसमें क्या कितनी जो है स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं कि नॉट मोर देन 550 एंड नॉट लेस देन 50, भाई नहीं ऐसा नहीं है। दूसरा नॉट मोर देन 500 एंड नॉट लेस देन 60। ओके, थर्ड भी देख लेते हैं, नॉट मोर देन 400 एंड नॉट द लेस देन 70 एंड, तो भाई आपका जो आंसर है वो बी है, क्योंकि बी में ही कहा गया है कि 500 से लेके 60 के बीच में जो है होना चाहिए। ठीक है ना, तो आपका जो आंसर बनता है वो बी है। ठीक है, कि नॉट मोर देन 500 एंड नॉट लेस देन 60 मेंबर। ठीक है,
ओके, यानी 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और नॉट लेस देन 60। तो इसका मतलब अगर ये लेजिस्लेटिव असेंबली का क्वेश्चन है तो आपको ये भी होना चाहिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितना होता है। तो उसमें जो होता है वो होता है 1/3 ऑफ, ठीक है ना, 1/3 से लेके 40, आई थिंक यही होता है। एक बार आप ज़रूर आप इसे चेक कर लेना, ठीक है ना। तो आपको जो है ये भी अपने कॉपी में नोट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलेजियम सिस्टम। अब इस कॉलेजियम सिस्टम को लाया किसने था? तो कॉलेजियम सिस्टम को लाने वाले जो थी वो पीएन भगवती जी थी, ठीक है ना, उन्होंने इसको लाया। अभी कॉलेजियम सिस्टम क्या बताता है? कॉलेजियम सिस्टम ये बताता है कि कैसे हमें जो है जज की अपॉइंट करना है, ठीक है ना, क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि अ प्रोसेस टू अपॉइंट जज इन दी हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी हमें जब भी किसी जज का अपॉइंट करना पड़ता है, अब जैसे सपोज़ करो मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ, सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए आपको सीजीआई से जो है, सीजीआई के साथ साथ आपको जो है जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट है, उनसे जो है आपको सजेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हाई कोर्ट के जज के अपॉइंट कर रहे हो तो ऑब्वियसली जो है गवर्नर हो गया, सीजीआई तो होगा ही होगा, और चीफ जस्टिस ऑफ आपका जो है स्टेट के रिगार्डिंग से भी कंसल्टेंसी ली जाएगी, ठीक है ना। तो ये है आपका, तो आंसर इसका जो बनता है इसका ए बनता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आंसर, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012, चाइल्ड मीन, यानी अब इसमें चाइल्ड की क्या डेफिनेशन बोली गई है? तो भाई चाइल्ड की जो डेफिनेशन बोली गई है, अब जैसे ए पॉइंट कहता है एनी चाइल्ड हु हैड नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर ऑफ एज। आपको भी पता है कि वोटिंग एज 18 होती है, तो ऑब्वियसली उससे नीचे सारे माइनर ही होते हैं। अगले भी हम चाहते हैं कि और भी आप ऑप्शन पढ़ लो। मेल चाइल्ड हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 60 ईयर एज एंड फीमेल चाइल्ड हु हैज़ नॉट कंप्लीट 18 ईयर ऑफ एज, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ये वाला जो पॉइंट है ये किडनैपिंग वाला पॉइंट है, ठीक है। ये आपका जो है किडनैपिंग है, बी पॉइंट, ठीक है ना। ओके, और ये सी और डी किसी काम का नहीं, इसका मतलब आपका आंसर यहाँ ए है, ठीक है ना, कि अगर उसकी एज 18 ईयर से कम है तो ऑब्वियसली वो माइनर चाइल्ड में ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द मनी बिल, ठीक है। ओके, तो मनी बिल के रिगार्डिंग क्या चीज़ इसमें जो है इनकरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। कहता है ऑन द क्वेश्चन वेदर अ बिल इज मनी और नॉट, इट डिसाइड बाय प्रेसिडेंट इज फाइनल। ऐसा कहाँ? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि मनी बिल है या नहीं, वो कौन बताता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है ना। बट मैं चाहता हूँ एक बार आप ये भी पढ़ लें। अ बिल इज़ नॉट टू बी डीम अ मनी बिल बाय रीजन ओनली दैट प्रोवाइड दैट इम्प्रोव एबोलिशन रेमोशन अल्टरनेशन एंड रेगुलेशन ऑफ मैनी टैक्स बाय लोकल अथॉरिटी और बॉडी, या एनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये भी बात सही है कि कोई भी मनी बिल को जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे हम राज्यसभा में मनी बिल को नहीं इंट्रोड्यूस करते, ऐसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी हम इसे इंट्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है ना। इफ़ द लेजिस्लेटिव असेंबली डज नॉट एक्सेप्ट एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल द मनी बिल शैल बी डीम टू बी पास। बिल्कुल, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है एंड ये भी ठीक है। ये ए वाला पॉइंट जो है कह रहा है ना, ऑन द क्वेश्चन वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट इज द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट इज अ फाइनल। ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे कुछ झोल लग रहा है। तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ए है, और अगर आपके हिसाब से कुछ गड़बड़ है तो प्लीज़ आप इसे कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए फुल दरबार यानी खुला दरबार है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु प्रिसाइड जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मैंने अभी आपको इसके बारे में इसका आंसर दिया था, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड लोकल एड टू एक्यूज कवर्ड अंडर डीपीएसपी। अगर आपको पता हो फ्री लीगल एड जो है आपका वो कहाँ पर इंट्रोड्यूस है? आपका
DPSP में इंक्लूड है। और कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल आपका कौन सा है जी? 44 है, ठीक है, 44 है ना जी ना, 39A है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है ना, 44, और ये 39A है। अब बोलोगे 39 कैपिटल ए को किस अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया था? तो वो है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन यूनाइटेड स्टेट द रेड्यूसरी पावर लाई विद स्टेट, ओबियसली यूनाइटेड स्टेट द रिड्यूसिंग पावर, आपको पता है स्टेट्स के रिगार्डिंग ही काम करता है वो, ठीक है ना। ओके, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 द सुप्रीम कोर्ट में ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट डिग्री? किस एक्ट आर्टिकल के थ्रू जो है स्पेशल लीव ग्रांट की जाती है? तो भाई वो है आपका आर्टिकल 136, ओके। तो आर्टिकल 136 के थ्रू जो है आप जो है इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, मुझे ये ख़त्म भी करना है। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल इज, जैसे ही आप ये नाम पढ़ते हो तो प्रियम्बल आपके माइंड में आ जाना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत पढ़ा हुआ है और आपसे ये छूट ना जाए, ठीक है ना। तो राइट आंसर इज द आइडिया ऑफ ensuring in the preamble to the constitution, okay। which of the following amendment amend the preamble को 42 constitution amendment के थ्रू अमेंड किया गया था, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ओके। विच अमंग द फॉलोइंग रीड्स लिटरली मीन व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, आपकी अथॉरिटी क्या है भाई? आप पूछ सकते हैं आप किसी भी सरकारी से कि हाँ सरकारी अफसर से हाँ भाई आप यहाँ पर किस पोस्ट पे और कैसे आप यहाँ पर अपॉइंट हुए हो, ठीक है ना। वो किसके थ्रू दिया जाता है? वो किसके थ्रू दिया जाता है? को वारंटो, ओके। बाकी के ये 3 मैंडमस एंड सर्चुरी एंड हैबीस कर्पस के बारे में आपने ज़रूर पढ़ना है, ये भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इन फेब्रवरी मार्च विधानसभा इलेक्शन वर कंडक्टेड इन 5 स्टेट एंड विच स्टेट? ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आपका 2017 का क्वेश्चन था। यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने क्यों उठाया? अब आपको पता है कि इस साल भी जो है इलेक्शन हुए हैं और 5 स्टेट में ही हुए हैं। क्या आप सबको उसका नाम याद है? अगर नाम याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप नाम याद कर लें, ठीक है ना, क्योंकि वो पूछ सकता है कि उन 5 स्टेट में कौन कौन से स्टेट हैं, ठीक है ना। तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था, मुझे यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन को इसलिए यहाँ रखा था ताकि आपके माइंड में ये हो कि इस साल इलेक्शन हुए हैं, ममता बनर्जी खेला हो गए, तो इसलिए खेला हो गया। हाउ मैनी टीम पार्टिसिपेट इन फीफा वर्ल्ड कप 2018? आहा, कितने टीम ने पार्टिसिपेट किया था भाई? 32 टीम ने पार्टिसिपेट किया था। अगला कहाँ होने वाला है? 2022 वाला कतर में होने वाला है। इससे पहले कहाँ हुआ था ये भी आपको याद रखना है। और 2018 का कौन जीता था भाई? जर्मनी जीती थी। उससे पहले किसने जीता था? उससे पहले जीतने वाला जो है कौन सा है? अरे भाई यही तो होमवर्क है। आपको पता है ड्यू में जो है क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं फीफा, ठीक है ना, फीफा से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऑब्वियसली आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और आप चेक कर सकते हैं हर साल में। और ऑब्वियसली मैं आपको क्वेश्चन पेपर जो है भेजता रहूँगा और आपको पता चल जाएगा कि फीफा से जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस? क्लेमेंट एटले जो थे उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने 3 लोगों को जो है इंडिया भेजा था फॉर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उन्होंने 3 लोगों को भेजा था। क्या आप उनका नाम जानते हैं? अगर नाम जानते हैं तो ऑब्वियसली आप तैयारी अच्छी कर रहे हैं, और अगर आप नहीं जानते हैं तो भाई साहब नाम ज़रूर याद कर लेना, ठीक है ना। ओके, जिसमें आपका क्रिप्स है, ओके, एंड बाकी आपकी काम है गूगल बाबा जिंदाबाद। मैं ज़्यादा अगर समझाऊंगा तो टाइम होता जाएगा, ठीक है। व्हेन वाज द यूनियन बजट प्रेजेंटेड? भाई 1 फरवरी को यूनियन बजट जो है प्रेजेंट किया जाता है हर साल। ऑब्वियसली इस साल भी प्रेजेंट किया गया है, तो इस साल का बजट ज़रूर देखना, क्योंकि कोविड के रिलेटेड जो है
30 लाख करोड़ का जो है रिलीफ निकाला गया है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस साल का बजट ज़रूर देख लेना। और वो जो पिलर की बात हो रही थी, तो कितने पिलर्स हैं बजट के, वो भी आपने याद रखने हैं। ओके, ये जो है आपका एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो कहता है कॉपीराइट बुक पे ओबियसली जो है कॉपीराइट जो है आपका बुक वगैरह हो गया, म्यूज़िक हो गया, आर्ट हो गया, उस पर किया जाए ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके। ऐसी जो प्रॉपर्टी पे जो डीड बनाया जाता है, डीड यानी एज अ रिटन एग्रीमेंट रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो एक तरह से ये प्रूफ होता है कि ये प्रॉपर्टी इसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। यानी बुक ये बताता है कि ये इसी का ही है, क्योंकि ओबियसली उसने उसे जो है लिखा है। तो इसीलिए डीड भी ये बताता है कि ये प्रॉपर्टी इसके रिकॉर्डिंग है, ठीक है ना। तो ये इसका मैच कर रहा है, तो आंसर इसका जो है डी है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस वर्ड, यानी सेंटेंस में जो है प्रॉपर वर्ड होता है। तो ऐसे अगर मैं बात करूँ, कॉलेज यानी पेपर स्ट्रिप्स, यानी डी वाला कहाँ छोड़ दिया मैंने, वो लगता है डी ऑप्शन मैंने भूल गया, लेकिन कोई नहीं, इसका आंसर वैसे सी है, तो आप इसे सी मार्क कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट पिक द ऑड वन आउट, यानी इसमें से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, इसलिए मैंने इसे लिया है। रीजनिंग से रिलेटेड है, थोड़ा एप्टीट्यूड भी थोड़ा देख लें आप सबका कैसे है। लेक, रिवर, पाउंड, ओशियन कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है ना। तो आपको इन चारों में से कौन सा ऑड दिख रहा है जो अलग है इन सब से, तो ऑब्वियसली ओशियन जो है अलग है। पिक द ऑड वन आउट, यस, लायन, रैबिट, डॉल्फिन। जो शार्क साहब हैं ये नहीं पानी से बाहर रह सकते, तो इसका आंसर जो है शार्क है। कैनल इज़ टू डॉग, यानी डॉग की जो रहने की जगह जो होता है अगर उसको कैनल बोलते हैं। तो स्टेबल ऑब्वियसली हॉर्स से रिलेटेड होता है, तो इतना तो कुछ आपको ज़्यादा नहीं समझना, वरना आप इसकी मीनिंग देख सकते हैं। हर एक की भी स्टेबल देखते हैं ना, घोड़े के लिए ही यूज़ किया जाता है। फिल द मिसिंग नंबर, अगर आप इसको आपको ऑब्वियसली आपने इसे सॉल्व किया होगा, नहीं सॉल्व किया तो इसको 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 कर सकते हैं। जैसे 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 किया 11, 11 इंटू 2 प्लस 1 किया 23, ये रहा 23, 23 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 46 प्लस 1 है। तो यहाँ पर जो आपका लॉजिक लगा वो मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 का, ठीक है। नेक्स्ट 7:21 एंड दैट इज, या नो, ये आपका जो है रेशियो का क्वेश्चन होता है, तो उसको कैसे करना है, ठीक है। देखो 7 इंटू 123 ऊपर रहेगा एंड 21x नीचे रहेगा। आप इसे काट पीट करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 41, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसे कर सकते हो, अगर मैं आपको इक्वेशन बनाना, अगर आपको इक्वेशन से सॉल्व करना तो ऐसे कर सकते हो, 21 इसको 21x से मल्टीप्लाई करेंगे, 21x इक्वल्स टू 7 इंटू 123, क्योंकि इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसके अंदर, ठीक है। और फिर आप इक्वेशन सॉल्व कर लेना, आंसर आपका 41 आ जाएगा, ठीक है। इफ़ कोड 50 है, तो आइए कैसे लिखा गया है, इसको कैसे लिखा गया है। जैसे सी को हम क्या नंबर देते हैं, 3rd। ऐसे ओ को क्या देते हैं, इन सब को जब आप जोड़ दोगे तो 50 बन जाएगा। ऐसे पुलिस को जोड़ोगे तो 60 बन जाएगा। देन लॉयर, तो इन सब के जो भी प्लेस आते हैं, एल कौन से प्लेस पे आता है, ए कौन से प्लेस पे आता है, डब्ल्यू कौन से प्लेस पे आता है, उन सब को जोड़ोगे तो जो इसका आंसर होगा वो आप इसे मार्क कर सकते हैं। तो आप एक बार ज़रूर इसे करना। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप जरूर आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो रीजनिंग के क्वेश्चन आप इसमें से देख सकते हैं और आप ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक लिखा है ऑन द सर्टेन क्लाउड, अब ये इंग्लिश में थोड़ा सा, इंग्लिश का थोड़ा क्वेश्चन है कि क्लाउड्स वर ऑब्जर्व इन द स्काई रेन लेटर इन द डे विच फॉलोइंग, यानी अगर ओबियसली बादल छाए हुए हैं आसमान में तो इट मे भी, यानी इफ़ द स्काई इज क्लाउडली इट विल बी रेन, लाइकली टू रेन, लाइकली यानी रेन हो सकता है, ज़रूरी नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लाइकली टू रेन, संभावना है हो जाए, ठीक है। ओके, तो इन अ मेजर टू रिड्यूस एक्सीडेंट बिकॉज ऑफ ड्रंकन ड्राइव द ट्रैफिक डिपार्टमेंट क्रिएटेड द कैंपेन टू क्रिएट अवेयरनेस
Which of the following is obviously drunken drive increase the likelihood of accident and alcohol affected physically amendmental एफिशिएंसी। ओबियसली आप जो है उतने होश में नहीं रहते हो और इससे जो है आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, एक्सीडेंट के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसके रिगार्डिंग कैंपेन चलाया गया है। तो ये इतना कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा। ओके, राम कैन डू। अब देखो यहाँ ना थोड़ा एक लॉजिक वो है, थोड़ा सा आप इसको अगर देखोगे लॉजिकली सॉल्व करोगे तो ही आपको, और जबकि कुछ इतना कुछ खास नहीं। राम कैन डू अ वर्क इन 60 डे एंड द सेम वर्क सोहन कैन फिनिश 40 डे। फिर सेम काम को, ठीक है ना। इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर देन इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क विल बी ओवर। तो इसका आंसर 24 है, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ आप इसे सॉल्व करो, और अगर आप सॉल्व कर लेते हो, अगर कुछ भी डाउट होता है ना तो यार मेरा ना आप जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मिस्टर मैक्स सर के नाम से। आप वहाँ फॉलो करें, आप वहाँ पर जो है मुझे जो है डीएम कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आपको जो भी डाउट होता है तो मैं आपको वहाँ पे पर्सनली हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द राइट टू प्रॉपर्टी। वैसे आपको पता होना चाहिए राइट टू प्रॉपर्टी पहले 31 में था, अब उसे हटा के कहाँ कर दिया है, आर्टिकल 300A में, ठीक है। ओके, सो इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट। बहुत फंडा है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँ, इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। देखो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949, ठीक है। ये अडॉप्ट है, ये हम जो है लॉ डे मनाते हैं। लेकिन फुल्ली फोर्सली जो है 26 जनवरी 1950 में हुई है, ठीक है। और ये क्यों हुई थी 26 जनवरी 1950 में, हालांकि इस पर एक स्टोरी है, बट मैं नहीं चाहता इतना कुछ मैं आपको बोर करूं, ठीक है ना। तो अगर फुल्ली फोर्सली पूछे तो अब 26 जनवरी 1950 मार्क करेंगे, और अगर एडॉप्ट की बात करें तो ओबियसली 26 नवंबर 1949 है, ठीक है। तो इसका आंसर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी पावर जो है किसके थ्रू एक्सरसाइज कर सकता है, तो इधर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम, ठीक है ना। यानी डायरेक्टली भी कर सकता है और ऑफिसर के सबॉर्डिनेट के थ्रू भी अपनी पावर जो है एक्सरसाइज कर सकता है। ये आपका आंसर है। ओके, हाउ कैन गवर्नर ऑफ स्टेट बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट एनी टाइम, ठीक है। जब चाहे तो बाय प्रेसिडेंट इन एनी टाइम, ठीक है। तो ये आपका ये आंसर है, ठीक है। तो बाकी के क्या है, बाकी के आपको ध्यान देने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने शायद आ जाता है कभी कभी थोड़ा सा, यस। तो इसका जो आंसर है वो है प्रेसिडेंट ऑफ एनी टाइम, गवर्नर साहब को हटा सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन गवर्नर ऑफ स्टेट रिमूव, बता तो दिया प्रेसिडेंट के थ्रू, कितनी बार बताऊँ मैं, हैं। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 प्रोवाइड द ले डिक्लेयर सुप्रीम कोर्ट इज़ अ बाइंडिंग ऑल कोर्ट। ओहो, आर्टिकल 141 स्टे डिसीज, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के अगर कोई भी उसने जजमेंट दिया है किसी केस के रिगार्डिंग तो वो जो है ऑल कोर्ट के लिए बाइंड हो जाएगा, ठीक है। ओके, और जैसा कि ये आपका कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हो गया है। देखो यार, मैं ये क्वेश्चन हालांकि मैं पूरे भी डाल सकता था लेकिन मैंने नहीं डाला, क्यों? क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पर जो है आपको ये बताना है कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं। मैंने फालतू के क्वेश्चन यहाँ शामिल नहीं किए गए हैं, आपके पास होंगे ओबियसली, मुझे पता है। अगर फिर भी आपको डाउट होता है तो आप, जैसे कि मैंने आपको बोला है, आप जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये मेरी फर्स्ट वीडियो अच्छी लगी होगी, और ज़्यादा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ जो है लाइक शेयर नाम की चीज़ जो है उसे कर दें, और आप धीरे धीरे पढ़ते रहें।
आपका एग्ज़ाम फॉर्म निकल जाएगा, और जब निकल जाएगा तो ऑब्वियसली आप तैयारी और करना, लेकिन अभी से ही तगड़ी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शबा खैर।